10 का आगाज किया। चैप्टर नंबर 20 हम जनाब पढ़ रहे हैं, और जैसे कि आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 20 के अंदर हमारे पास दो टॉपिक है मेनली। न्यूक्लियर रेडिएशन इसका नाम है चैप्टर का, और इसमें हम रेडिएशन डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने जीएम ट्यूब, गिगर मुलर ट्यूब के बारे में पढ़ा था, और आज जनाब हम इस सिलसिले का जो दूसरा टॉपिक है विल्सन क्लाउड चैम्बर, इसको जनाब डिस्कस करेंगे। और ये दोनों रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कल काफ़ी डिटेल से आपको बताया था कि रेडिएशन डिटेक्टर्स आयंस आयोनाइजेशन के फिनोमेना पर बेस करते हैं। जब रेडिएशन अल्फा रेज, बीटा रेज या गैमा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज या गैमा रेज जब किसी मीडियम से गुजरते हैं तो क्या करते हैं मेरे बेटा, उसको आयोनाइज कर देते हैं, आयंस में तब्दील कर देते हैं, और इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। आज हम जनाब विल्सन क्लाउड चैम्बर को डिस्कस करेंगे। विल्सन क्लाउड चैम्बर को पढ़ने से पहले, बिफोर वी स्टार्ट विल्सन क्लाउड चैम्बर, एक दो बातें आपके इल्म में होनी चाहिए। ये बातें पता रहेंगी तो विल्सन क्लाउड चैम्बर आपको जरा सा समझने में आसानी होगी। टॉपिक्स जो आपको दिए जाते हैं वो तो ये एज्यूम किया जाता है कि आपको सारी बातें पहले से मालूम होंगी। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे इल्म में होती नहीं है, और जब वो टॉपिक के दरमियान में आती है तो वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है जी, बहुत सारी बातें ऐसी करेंगे जो हो सकता है आपको आती हो, और हो सकता है ना भी आती हो। प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल सवाल कर लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा। ये जो बातें बता रहे हैं बज़ाहिर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बज़ाहिर टॉपिक से जनाब रिलेटेड जो है वो, बज़ाहिर जो है वो कोर्स पे तो नहीं है, मगर बहरहाल टॉपिक से रिलेटेड है। जरा सुन ले। पहला जो डेफिनेशन यहाँ पर है कि व्हाट इज वेपोराइजेशन, के वेपोराइजेशन किसे कहा जाता है। बड़ा कॉमन सा फिनोमेना होता है वेपोराइजेशन का। आपको पता है कि वेपोराइजेशन में क्या होता है मेरे बेटा, क्या होता है भाई वेपोराइजेशन के अंदर। इसका एक और नाम हमारे पास एवोपरेशन भी होता है। एवोपरेशन या वेपोराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई लिक्विड तब्दील हो जाता है वेपर स्टेट में। वेपर के मतलब होता है गैसेस स्टेट में। वेपर के मतलब क्या होता है, गैसेस स्टेट में अगर तब्दील हो जाता है तो इस अमल को, इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, वेपोराइजेशन कहते हैं। घर में आप देखते हैं पानी जब बॉयल हो रहा होता है उसमें से वेपर भाप की सूरत में आपको बाहर नजर आ रहे होते हैं। कपड़े गीले होते हैं, सूखने के लिए धूप में डाल देंगे, थोड़ी देर में कपड़े अगर खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें जो वाटर था वो वेपर की शक्ल में एटमॉस्फेयर में एवोपरेट कर गया है, एटमॉस्फेयर में शिफ्ट हो गया। इन तमाम बातों के साथ एक और जगह आप देख सकते हैं कि जब कभी कॉलेज वगैरह जाते हो और रात को यूनिफॉर्म धोया हो और सुबह सूखा ना हो तो इस्त्री से उसको सुखाते हैं। इस्त्री से सुखाते हैं तो ये क्या करते हैं बेटा, जब इस्त्री गर्म कपड़े पर जाती है तो वहां से आपको स्टीम, भाप बनते हुए नजर आती है। ये फिनोमेना भी क्या कहलाता है मेरे बेटा, आपका एवोपरेशन कहलाता है। लिक्विड्स के हवाले से अगर हम बात करें तो दो तरह के लिक्विड होते हैं। एक वो जो डायरेक्टली या जिनमें वेपर बनने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, ऐसे लिक्विड को कहा जाता है वॉलेटाइल लिक्विड। वो लिक्विड जो बआसानी वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसे लिक्विड्स को वॉलेटाइल लिक्विड कहा जाता है। पेट्रोल है, अल्कोहल है, घर में थिनर से साफ करते होगे, नेल पॉलिश वो भी है, इसके अलावा परफ्यूम आपका होता है। ये सब आपके वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं जो कि बआसानी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी नॉन वॉलेटाइल होते हैं जो कि वेपर में जरा देर से कन्वर्ट होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक तो वेपोराइजेशन आपको समझ में आ गया, वेपोराइजेशन क्या होता है। एक वेपोराइजेशन का रिवर्स फिनोमेना भी होता है। एक वेपोराइजेशन का, अच्छा फिर देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ वेपोराइजेशन, के वेपोराइजेशन पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट होते हैं। काफी सारे होते हैं, हमारा उनसे लेना देना नहीं है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे जिससे हमें कंसर्न है। टेम्परेचर पे, विंड की स्पीड पे, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। हमें जिससे कंसर्न है वो है प्रेशर। जो एवोपरेशन का रेट है वो किस पर बेस करता है, वो बेस करता है प्रेशर के ऊपर, और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके, एवोपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
यानी अगर प्रेशर को डिक्रीज किया जाए, प्रेशर को कम किया जाए, तो मोर वेपर विल फॉर्म, ज्यादा वेपर बनेंगे। सुन लो, तवज्जो देखिए गौर से, ध्यान से। ये छोटी छोटी बातें हैं, हो सकता है पहले कभी पढ़ा हो, भूल भाल गए होंगे, ये टॉपिक के दरमियान में आएंगे तो वहां प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रेशर अगर हम वेरी करेंगे, प्रेशर को तब्दील करेंगे, तो एवोपरेशन के रेट को तब्दील किया जा सकता है, एवोपरेशन के रेट को बदल सकते हैं। प्रेशर बढ़ा दोगे तो एवोपरेशन का रेट कम हो जाता है, कम वेपर बनेंगे। प्रेशर डिक्रीज कर देंगे, प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो एवोपरेशन का रेट बढ़ जाएगा, ज्यादा वेपर्स हमारे पास फॉर्म होंगे। ये केमिस्ट्री क्लास नहीं हो रही, क्लास फिजिक्स की हो रही, फिकर नहीं करो। वो लोग सब पता नहीं कौन कौन सी बातें लेके बैठ गए फिजिक्स के अंदर, न्यूक्लियर रेडिएक्टिविटी के अंदर। ऐसा नहीं है, ये सब जो चीजें आपको बताई जा रही हैं अभी आप देखेंगे कि विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर ये सारे फिनोमेना इस्तेमाल होंगे। और जब ये नहीं पता होंगे और मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो वहां जरा मसला क्रिएट होगा, इसलिए जरा समझ लें इसको आप। वेपोरेशन का रिवर्स फिनोमेना होता है कंडेंसेशन। एवोपरेशन का जो रिवर्स फिनोमेना हमारे पास होता है, इसका नाम होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है भाई? कंडेंसेशन में क्या होता है कि कंडेंसेशन में वेपर्स जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में तब्दील होने का जो प्रोसेस होता है, इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम द गैस फेज इनटू लिक्विड फेज। अगर वो गैस की हालत से लिक्विड की हालत में आ रहा है, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। ये एवोपरेशन का रिवर्स होता है। बड़ी आसान सी सादा सी मिसाल है। एक फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालते हैं और जब बाहर रख देते हैं तो क्या देखते हैं मेरे बेटा? थोड़ी सी देर में जो पानी की ठंडी बोतल होती है उसके अतराफ में, उसके चारों तरफ क्या होता है मेरे बेटा? पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं। पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट क्या होते हैं? पानी के छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट होते हैं मेरे बेटा, वो जमा हो जाते हैं किसके अराउंड? बॉटल के अराउंड जो वेपर्स है वो जमा हो जाते हैं। इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। ये पानी बाहर से नहीं आता, ये पानी ऐसा नहीं है कि बोतल से निकल के पानी बाहर आ जाता है, ऐसा नहीं है। बल्कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेपर्स ऑफ वाटर होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेपर्स ऑफ वाटर होते हैं, वो वेपर्स ऑफ वाटर लिक्विड स्टेट में कंडेंस हो जाते हैं। अब जरा समझने की बात है, लॉजिकल बात देखना। क्या पानी की बोतल बाहर निकालते हैं तो वेपर आते हैं? नहीं, वेपर तो पहले से मौजूद होते हैं, मगर वेपर को कंडेंस होने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, तवज्जो से गौर से सुनना। जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स को कंडेंस होने के लिए मीडियम दरकार होता है। जब तक कोई प्रॉपर मीडियम अवेलेबल नहीं होगा, कंडेंसेशन का अमल नहीं होगा। एज लॉन्ग एज देयर इज नो प्रॉपर मीडियम, कोई प्रॉपर मीडियम नहीं होगा तो कंडेंसेशन का प्रोसेस, कंडेंसेशन का अमल नहीं होगा। वो जो पानी की बोतल आपने बाहर रखी है, वो पानी की बोतल क्या कर रही है? वो मीडियम प्रोवाइड कर रही है जिसके ऊपर वेपर क्या हो रहे हैं? कंडेंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वेपर आपके पास कंडेंस हो रहे हैं, वो आपको मीडियम जनाब जो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। सर्दियों के मौसम में आप जानते हैं कि फॉग बनता है, धुंध बनती है, कोहर बनती है। क्यों बनती है? टेम्परेचर कम होता है, कंडेंसेशन का अमल होता है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं उस पर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं। जब वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं तो ये अमल आपका कंडेंसेशन कहलाता है, फॉग बनता है। कंडेंसेशन की एक और तारीफ इस तरीके से भी कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर वेपर्स टू लिक्विड वाटर when in contact with a liquid or a solid surface। यहां जरा इस जुमले को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये प्रोसेस कब होगा? when in contact with a liquid or a solid surface। जब तक लिक्विड या सॉलिड सरफेस उसको मुयसर नहीं होगी, उस वक्त तक कंडेंसेशन का अमल नहीं होगा। सर्दियों के मौसम में, अभी सर्दी आ गई है, सुबह देखेंगे आप तो दरख्तों के पत्तों के ऊपर, गाड़ी की छतों के ऊपर छोटे छोटे आपको पानी के ड्रॉपलेट नजर आते हैं। ये बेसिकली कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और एटमॉस्फेयर में जो वेपर्स ऑफ वाटर होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। अगर एक खुले वेसल में, खुले बर्तन में अगर पानी मौजूद है तो वेपर बन रहे हैं। ऐसी होगा ना भाई, एक पतीली में अंदर पानी भरो और चूल्हे पे चढ़ा दो, क्या देखोगे? उस पर से भाप निकल निकल के बाहर जाती रहेगी।
और अगर उस पतीली को ढकना रख के बंद कर दो, कवर कर दो, बंद कर दो, क्लोज कर दो, तो क्या होगा? वेपर बर्तन के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाएंगे। वेपर क्या होंगे? बर्तन के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस रफ्तार से एवोपरेशन हो रही होगी उसी रफ्तार से कंडेंसेशन होगी। ऐसी स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर किसी बंद वेसल की बात करते हैं तो उसके अंदर एवोपरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस जारी रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि जिस रफ्तार से एवोपरेशन होती है उसी रफ्तार से कंडेंसेशन होती है, जिसकी वजह से एवोपरेशन और वेपर्स की तादाद फिक्स हो जाती है। जितने वेपर बन रहे होते हैं इतने ही कंडेंस हो रहे होते हैं। ऐसी स्टेट का नाम होता है सैचुरेटेड स्टेट। क्या नाम होता है बेटा ऐसी स्टेट का? ऐसी स्टेट को कहा जाता है सैचुरेटेड स्टेट। द स्टेट एट विच द रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड स्टेट, एंड वेसल इज फिक्स्ड विद मैक्सिमम वेपर्स। जो वेसल होगा वो आपका मैक्सिमम वेपर से भर जाएगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात जो यहाँ पे आपके इल्म में होनी चाहिए, पता आपको होनी चाहिए, और वो बात ये है मेरे बेटा कि जो आपके पास कंडेंसेशन का अमल है वो सॉलिड मॉलिक्यूल के मुकाबले में आयंस के ऊपर ये अमल तेज होता है। यानी अगर कहीं आयन क्रिएट हो जाए, अगर कहीं पर आयन पैदा हो जाए तो जो कंडेंसेशन का अमल है वो रैपिडली होता है। आयंस के ऊपर वेपर ज्यादा जल्दी कंडेंस होते हैं। आयंस के ऊपर वेपर ज्यादा कंडेंस होते हैं। इस छोटी सी बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम अगर विल्सन क्लाउड चैम्बर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 19-20 आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। यहाँ तक अगर कोई सवाल आपके जहन में है, कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो सवाल आप कर सकते हैं। किसी के जहन में कोई सवाल है तो बता दो भाई। जी, अब बातें तो कर नहीं सकते आप लोग। कंटिन्यू करते हैं। ना वी विल मूव टू आवर टॉपिक, जो असल टॉपिक हमने पढ़ना था, जिसके लिए सारी स्टोरी कहानी सजाई है, सारा स्टेज बनाया है, इसके लिए जनाब हम जाते हैं करने के लिए। और टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है विल्सन क्लाउड चैम्बर। क्या है मेरे बेटा? विल्सन क्लाउड चैम्बर हमारे पास टॉपिक का नाम है। विल्सन साइंटिस्ट का नाम है। विल्सन मेरे बेटा क्या है? विल्सन साइंटिस्ट का नाम है। और क्लाउड क्या होता है बेसिकली? समझो जरा गौर से। अब क्लाउड क्या होता है? जब कहीं पर वेपर्स बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं तो उसको क्लाउड कहते हैं। जब कहीं पर बड़ी तादाद में वेपर जमा हो जाते हैं, वे बादल, क्लाउड कहते हैं बादल को। बादल में क्या होता है बेसिकली? जो बादल हमारे पास होते हैं, उनमें वेपर्स, वाटर के वेपर्स होते हैं, वो बड़ी तादाद में कंडेंस हुए हुए होते हैं। ठीक है जनाब। और जब बिल्कुल बड़ी तादाद में सैचुरेटेड स्टेट के अंदर वेपर्स होते हैं, फिर वो बाद में कंडेंस होंगे तो बारिश हो जाएगी। विल्सन क्लाउड चैम्बर हमारे पास है। पहली बात कि होता क्या है, जरा इसको सुन ले। It is an instrument used for detection and identification of the path of a subatomic particle या radiation। सबएटॉमिक पार्टिकल कह लो मेरे बेटा, या क्या कह लो इसको, रेडिएशन हम कह सकते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल के पाथ को डिफाइन करने के लिए, सब एटॉमिक पाथ के रास्ते को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि किसी रेडिएशन के पाथ को, किसको मेरे बेटा? किसी रेडिएशंस के पाथ को, अल्फा को, बीटा को, गैमा के पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन विल्सन क्लाउड चैम्बर, सुनना जरा गौर से, इन विल्सन क्लाउड चैम्बर पाथ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और आयन कैन बी फोटोग्राफ। जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, अब इस सब एटॉमिक पार्टिकल कहां से आएगा जरा सुन लेना। सब एटॉमिक पार्टिकल बेसिकली आयोनाइजेशन के नतीजे में पैदा होगा। सब एटॉमिक पार्टिकल कहां से आएगा? आपको पता है कि जब रेडिएशन किसी मीडियम से, किसी गैस से गुजरती हैं तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? उसके अंदर आयन पैदा हो जाते हैं। जब रेडिएशन बताया ना बेटा, कल भी डिस्कस किया था, पहले ही बताया था। जब रेडिएशन किसी गैसेस मीडियम से पास करते हैं तो आयन बन जाते हैं। इन आयन को हम बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल भी कह सकते हैं। आयन के दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा पॉजिटिव पार्टिकल होता है।
In Wilson cloud chamber, path of subatomic particle और आयोनाइज्ड पार्टिकल्स कैन बी फोटोग्राफ, इसकी तस्वीर भी ले सकते हैं कि ये कहां कहां से गुजरा है, कहां कहां से पास हुआ है। अब आते हैं प्रिंसिपल के ऊपर। एज यूजुअल प्रिंसिपल वही आयोनाइजेशन वाला, जो प्रिंसिपल गिगर मुलर काउंटर का था, वही प्रिंसिपल आपका किसका है मेरे बेटा, विल्सन क्लाउड चैम्बर का भी सेम प्रिंसिपल है। व्हेन अ पार्टिकल इज पास थ्रू अ सुपर सैचुरेटेड वेपर्स, ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड ऑन द लाइन ड्यू टू आयोनाइजेशन अलोंग द ट्रैक एंड पार्टिकल इज डिटेक्टेड। सुना जरा गौर से। अब जो हमने पीछे आपको सारी कहानी सुनाई ना, सैचुरेटेड की और सुपर सैचुरेटेड की, सैचुरेटेड का लफ्ज सुनाया था, यहां पर एक नया लफ्ज आ गया है जिसका नाम है सुपर सैचुरेटेड। एक तो होते हैं सैचुरेटेड जब मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपर मौजूद हो, और अगर वेपर की तादाद मैक्सिमम से भी ज्यादा हो जाए। अगर वेपर की तादाद क्या हो, जितने मैक्सिमम वेपर हो सकते हैं, अगर वेपर उससे भी ज्यादा हो जाए, इसका नाम होता है सुपर सैचुरेटेड स्टेट। यानी अगर कहीं, सुनो जरा गौर से तवज्जो से, अगर कहीं पर सैचुरेटेड स्टेट मौजूद है, अगर कहीं पर सैचुरेटेड स्टेट मौजूद है और वहां पर प्रेशर को मजीद कम कर दे, बताया आपको, समझाया आपको, क्या समझाया, प्रेशर कम करते हैं तो वेपर ज्यादा बनते हैं, प्रेशर कम करते हैं तो वेपर, प्रेशर कम करते हैं तो वेपर ज्यादा बनते हैं। अगर सैचुरेटेड स्टेट में, अगर सैचुरेटेड स्टेट में प्रेशर को मजीद कम कर दिया जाए तो वेपर अपनी तादाद से ज्यादा पैदा हो जाते हैं, इसका नाम होता है सुपर सैचुरेटेड स्टेट। और इस स्टेट में वेपर फौरी तौर पे कंडेंस होने के लिए तैयार होते हैं, चाहते हैं जैसी मौका मिलेगा वैसे ही कंडेंस हो जाएंगे, वैसे ही कंडेंस हो जाएंगे। अगर सुपर सैचुरेटेड स्टेट में कोई आयन दाखिल हो जाए, आयन गुजर जाए, सुपर सैचुरेटेड स्टेट मौजूद है, वहां से बेटा अगर कोई आयन गुजरे तो ये वेपर फौरी तौर पे आयन पे कंडेंस हो जाएंगे। ये वेपर्स फौरी तौर पर आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फौरी तौर पे ड्रॉपलेट में कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे तो लिक्विड स्टेट में आएंगे, लिक्विड स्टेट में आएंगे तो उसको ड्रॉपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा, ड्रॉपलेट कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड स्टेट में से अगर किसी आयन को सब एटॉमिक पार्टिकल को गुजारा जाए तो फौरी तौर पर वेपर लिक्विड स्टेट में ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जहां जहां ड्रॉपलेट फॉर्म होंगे उसके रास्ते को ट्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम आपको अभी आगे चल के बताते हैं। ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल। अब देखो सैचुरेटेड स्टेट पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि वेपर ड्रॉपलेट आपके पास जो है वो बनेंगे जब कंडेंसेशन होगी, ये पता होना चाहिए कि जब रेडिएशन गुजरेंगे तो आयोनाइजेशन का अमल प्रोड्यूस करेंगे। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि विल्सन क्लाउड चैम्बर होता कैसा है। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि विल्सन क्लाउड चैम्बर हमारा कैसा होता है। ये क्लोज सिलेंडर होता है विद अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टॉप एंड अ मूवेबल पिस्टन एट द बॉटम, एंड अ मूवेबल पिस्टन एट द बॉटम। सुना जरा गौर से, एक सिलेंडर होता है, कभी बीमार हुए हो, डॉक्टर के पास गए हो तो कभी इंजेक्शन वगैरह भी लगा होगा। इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है बेसिकली वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल होती है सिलेंडर की और पिस्टन की। इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है वो परफेक्ट एग्जाम्पल होती है किसकी मेरे बेटा, जो इंजेक्शन का होता है वो क्या होता है आपके पास, वो सिलेंडर होता है, और जो उसको पुश कर रहे होते हैं जिससे वो क्या होता है बेसिकली आपका पिस्टन होता है। एक सिलेंडर होता है, तो वजह देखिए गौर से देखिएगा बेटा, एक मेरे पास सिलेंडर होता है और सिलेंडर के नीचे हमारे पास क्या लगा होता है मेरे बेटा, एक अदद पिस्टन हमारे पास लगा होता है। ये गौर से देख ले बेटा, ये जो लाइन में आपको हाथ फेर रहे हैं ये क्या है बेटा आपके पास, ये आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के नीचे लगा है पिस्टन। आमतौर पे आपने देखा है कि पिस्टन ऊपर लगे होते हैं। आमतौर पे क्या देखा है बेटा आपने कि जो पिस्टन हमारे होते हैं वो पिस्टन कहाँ लगे होते हैं, आमतौर पे पिस्टन आपका ऊपर की जानिब पिस्टन आपका लगा होता है। अमूमी तौर पे जो पिस्टन आपके पास होता है वो पिस्टन कहाँ लगा होता है, आमतौर पे अब तक इतना पड़ा होगा ना, तो पिस्टन हमारा ऊपर लगा होता है। ठीक है जनाब। अब हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर तो पिस्टन हमारा कहाँ लगा होगा, जो पिस्टन हमारा है वो पिस्टन नीचे लगा हुआ है। डॉक्टर लगाते हैं ना सिर इंजेक्शन, तो नीचे रख के ऊपर पुशकारी मारते हैं, हवा उसमें से क्या करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं इंजेक्शन में से।
इसके अंदर जनाब अली फिर क्या देखते हैं कि इसके ऑन द वन साइड, ऑन द साइड नियर द टॉप, द सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विद अ ग्लास विंडो विच सर्व एज द एंट्रेंस ऑफ द आयोनाइजिंग पार्टिकल। क्या होता है? सर्व एज द विंडो फॉर द आयोनाइजिंग पार्टिकल। आयोनाइजिंग पार्टिकल के लिए बतौर विंडो हमारे पास जो है वो अमल करता है। तो स्पेलिंग आगे पीछे हो गई है, इसको सही कर देते हैं। इंट्रेंस ऑफ द आयोनाइजिंग पार्टिकल, आयोनाइजिंग के मतलब क्या होगा मेरे बेटा? अल्फा बीटा या गैमा रेज, जो भी रेज हमारे पास होंगी, इवन आपकी एक्स रेज भी हमारे पास हो सकती है, ये आयोनाइजिंग पार्टिकल के लिए इंट्रेंस के तौर पे काम करता है। इस वाले पोर्शन को अगर आप देखेंगे, सामने से देख लो मेरे बेटा, बता भी देते हैं। ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये एक इंट्रेंस है जहां से आपकी दाखिल हो सकती है कौन? जहां से आपकी रेडिएशन दाखिल हो सकती है। क्या होंगी बेटा आपकी? यहाँ से, इस जगह से आपके पास जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन इस सिलेंडर के अंदर दाखिल यहाँ से हो सकती है। ज्यादा कम कर देते हैं, यहाँ से आपकी रेडिएशन जो है वो दाखिल हो सकती है। इसके बाद जनाब क्या होता है, तवज्जो देके देखिए, लिक्विड ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसके अंदर रेट ऑफ एवोपरेशन ज्यादा होगा। दूसरे अल्फाज में उसमें वेपर ज्यादा बनेंगे। क्या बनेंगे उसके अंदर? वेपर्स, ज्यादा वेपर्स उसके अंदर जनाब फॉर्म हो जाएंगे। एक लो बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड इसके अंदर मौजूद होता है। क्या होता है? लो बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड जनाब इसके अंदर मौजूद होता है, और वो लिक्विड क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता वेपर में कन्वर्ट होगा। द पिस्टन कैन बी मूव अप एंड डाउन। जो पिस्टन इसको ऊपर भी ले सकते हैं, पिस्टन को नीचे भी ला सकते हैं। पिस्टन को जब नीचे लाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। सुनना गौर से जुमले को, अगर पिस्टन को नीचे लाया जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ जाएगा और सिलेंडर में ज्यादा वेपर भर जाएंगे। सिलेंडर के अंदर क्या होंगे? ज्यादा वेपर भर जाएंगे। सिलेंडर फिल्ड विद वेपर, सिलेंडर आपका वेपर से फिल हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में सुपर सैचुरेटेड स्टेट हासिल हो जाएगी। यानी ये पिस्टन नीचे लगाया है, सुनना बेटा गौर से, जो पिस्टन नीचे लगाया है, इस पिस्टन की मदद से हम प्रेशर को वेरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? प्रेशर को वेरी कर सकते हैं। प्रेशर को वेरी कर सकते हैं तो एवोपरेशन के रेट को वेरी कर सकते हैं। एवोपरेशन के रेट को जरा वेरी किया जा सकता है। हम चाहें तो एवोपरेशन के अमल को बढ़ा दें, हम चाहे तो एवोपरेशन के अमल को कम कर लें। पिस्टन को नीचे करेंगे तो एवोपरेशन का रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा, ज्यादा वेपर बढ़ जाएंगे। दोनों सूरतों में मूव कर सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं। A strong light source is used to illuminate the chamber। यहाँ पर आप देखें दूसरा जो पार्ट हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा एंड हमारे पास है, इस दूसरे एंड को अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन ये है। दूसरा जो एंड हमारे पास है, यहाँ पर सिचुएशन हमारे पास ये है कि यहाँ पर एक लाइट सोर्स दाखिल करने का सेटअप होता है। क्या कर सकते हैं बेटा? यहाँ से हम लाइट को अंदर इंटर करा सकते हैं, लाइट को अंदर दाखिल करा सकते हैं, लाइट को अंदर दाखिल करा सकते हैं, लाइट को अंदर जनाब इंटर कराया जा सकता है, जिससे जिससे चैम्बर के अंदर रोशनी पैदा की जा सकती है। एंड लास्टली एंड फाइनली अ कैमरा इज प्लेस्ड। ऊपर देखो बेटा गौर से, एक कैमरा जनाब ऊपर लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा? ऊपर एक अदद कैमरा ऊपर लगा होता है। उस कैमरे के जरिए हम क्या कर सकते हैं मेरे बेटा? फोटोग्राफ ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फोटोग्राफ लिया जा सकता है। तस्वीर कभी भी किसी भी मरहले पर खींचनी हो तो इस कैमरे के जरिए हम तस्वीर ले सकते हैं। ये तो हो गई स्ट्रक्चर। क्या क्या चीजें हैं? सिलेंडर है, उसके नीचे क्या लगा है? पिस्टन लगा है। पिस्टन को वेरी करेंगे तो प्रेशर वेरी करेगा, और उसके बाद एक लिक्विड मौजूद है लो बॉइलिंग पॉइंट का। आमतौर पर अल्कोहल, इथेनॉल, मिथेनॉल हमारे पास होता है। और उसके बाद पिस्टन को ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स इस्तेमाल करते हैं चैम्बर को एलिमिनेट करने के लिए। एक रास्ता ग्लास विंडो होती है जिसके जरिए रेडिएशन दाखिल हो सकती है। नाउ विल कम टू दी वर्किंग। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये मेरे बेटा काम कैसे करेगा, जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं। वर्किंग की बात करते हैं। सम वॉलेटाइल लिक्विड, वॉलेटाइल बताया आपको मैंने क्या होता है?
वोलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी उसमें वेपर बनने के इम्कानात या वेपर बनने का रेट जिसके अंदर ज्यादा होता है, ऐसे लिक्विड को वोलेटाइल लिक्विड कहा जाता है। एक वोलेटाइल लिक्विड जो अमूमी तौर पे इथेनॉल या मिथेनॉल का मिक्स इथेनॉल या मिथेनॉल होता है, इसको इनर सरफेस ऑफ द चैम्बर पे डाल देते हैं। चैम्बर के अंदर क्या क्या रख देते हैं। फर्स्ट द पिस्टन स्लोली मूव्ड अप। क्या करते हैं, पहले पिस्टन को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाते हैं। कभी आपने गौर किया हो, फर्स्ट द पिस्टन मूव स्लोली अप सो दैट द एयर इनसाइड द चैम्बर इज क्लीन्ड। इतना ऊपर लेकर जाते हैं, इतना ऊपर लेके जाते हैं कि सिलेंडर में से, पिस्टन में से एयर बाहर निकल जाती है। डॉक्टर जो आपको सुई लगाता है, तो सुई लगाने से पहले आपने नोट किया होगा कि थोड़ा सा इंजेक्शन बाहर की तरफ निकालता है। ठीक है जनाब, वो क्यों निकालता है? वो इसकी वजह ये होती है कि जो सिरिंज होती है उसको एयर फ्री किया जाता है कि उसके अंदर हवा ना रहे, आपकी बॉडी के अंदर हवा दाखिल ना हो जाए। इसी तरीके से पहले पिस्टन को हम क्या करते हैं मेरे बेटा, ऊपर लेकर जाते हैं। जब पिस्टन को ऊपर लेके जाते हैं तो पिस्टन आपका एयर फ्री हो जाता है। जब बिल्कुल ऊपर तक लेकर जाते हैं, ऊपर से गिलास टॉप रख देते हैं ताकि जो सिलेंडर है उसके अंदर हवा मौजूद ना रहे। The piston is first moved slowly up so that the air inside the chamber is cleaned and then it is moved down. फिर क्या करते हैं, उसको नीचे लेकर आते हैं so that the internal pressure drop. जब नीचे लेकर आएंगे तो क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। प्रेशर ड्रॉप होगा तो एवोपरेशन का रेट बढ़ेगा। प्रेशर ड्रॉप होगा, एवोपरेशन का रेट बढ़ेगा, और जनाब जो लिक्विड होगा वो सुपर सैचुरेटेड स्टेट में आ जाएगा और चैम्बर के अंदर एक फॉग बन जाएगा, धुंध सी बन जाएगी, कोहर सी बन जाएगी। बहुत बड़ी तादाद में वेपर मौजूद होंगे। क्या होंगे? बहुत बड़ी तादाद में वेपर उसके अंदर भर जाएंगे। ये वेपर कंडेंस होने के लिए तैयार है, मगर कंडेंसेशन का अमल उस वक्त तक नहीं होता जब तक कोई सॉलिड मीडियम मौजूद ना हो। कंडेंसेशन का अमल उस वक्त तक नहीं होता जब तक कोई सॉलिड मीडियम मौजूद ना हो। कोई मीडियम मिलेगा तो कंडेंसेशन का अमल होगा, मीडियम नहीं मिलेगा तो कंडेंसेशन का अमल नहीं होगा। एट द राइट मोमेंट, बिल्कुल इसी मौके पे क्या करते हैं, पार्टिकल्स आर अलाउड टू इंटर द चैम्बर। जो रेडिएशन है ना, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इस मौके पे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज को इंट्रेंस विंडो से अंदर दाखिल कर दिया जाता है और इंटेंस बीम ऑफ लाइट डाली जाती है। जब पार्टिकल गुजरेंगे, अल्फा रेज, बीटा रेज या गामा रेज, जब अल्फा रेज, बीटा रेज या गामा रेज पास करेंगी, गुजरेंगी, तो आयंस पैदा करेंगी। क्या प्रोड्यूस करेंगी? आयंस प्रोड्यूस करेंगी। पता है ना भाई, इनके अंदर आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, वो आयन पैदा करेंगी। वेपर तो पहले ही बेचैन थे कंडेंस होने के लिए। जैसे ही उनको आयन नजर आएगा, जैसे ही उनको आयन नजर आएंगे, वो वेपर फौरी तौर पे आयंस के ऊपर कंडेंस हो जाएंगे। वो वेपर्स फौरी तौर पर क्या होंगे, आयंस पर कंडेंस हो जाएंगे, क्योंकि आयन पर कंडेंसेशन का अमल रैपिड होता है। पार्टिकल गुजरा, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, रेडिएशन गुजरी। रेडिएशन ने क्या किया, गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज किया। गैस मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए, अल्कोहल का मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ। जैसे ही आयोनाइज हुआ, जो वेपर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे, आयन के ऊपर फौरी तौर पे आके कंडेंस हो गए। आयंस पर फौरी तौर पर आकर क्या हो गए हैं, कंडेंस हो गए हैं। और जब कंडेंस हो जाएंगे तो लिक्विड के ड्रॉपलेट बनेंगे। लिक्विड के ड्रॉपलेट बनेंगे। क्या बनेंगे? लिक्विड के ड्रॉपलेट बनेंगे। चूंकि चैम्बर के अंदर बड़ी मिकदार में इंटेंस लाइट मौजूद है, ये ड्रॉपलेट ग्लो करेंगे, चमकेंगे। ये ड्रॉपलेट ग्लो करेंगे, ये ड्रॉपलेट चमकेंगे, और जब चमकेंगे तो इनका रास्ता नजर आ जाएगा। जब ड्रॉपलेट पे लाइट टकराएगी तो ड्रॉपलेट ग्लो करेंगे, चमकेंगे, और जहां जहां ड्रॉपलेट बने हैं वो पूरा हिस्सा रोशन हो जाएगा। वो पूरा हिस्सा रोशन हो जाएगा। कहां कहां ड्रॉपलेट बनेंगे? जहां जहां पर आयन बनेंगे। आयन कहां कहां बनेंगे? जहां से रेडिएशन गुजरेंगी। आयन कहां बनेंगे? आयन कहां बनेंगे? आयन वहां बनेंगे जहां जहां से रेडिएशन पास करेंगी। इस तरीके से रेडिएशन का पाथ विजिबल हो जाता है। इस तरीके से रेडिएशन का पाथ विजिबल हो जाता है। और चूंकि ऊपर लगा हुआ है कैमरा, ऊपर क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, तो जनाब क्या करते हैं, चैम्बर की फोटो ले लेते हैं। चैम्बर की जब फोटो ले लेंगे तो वो हिस्सा, जो लाइन जो चमक रही है, कौन सी लाइन चमक रही है? जहां जहां से रेडिएशन पास
जहां जहां से रेडिएशन गुजरे हैं वो लाइन चमक रही है, ग्लो कर रही है, उसका हमें तस्वीर आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि जो ट्रैक है पाथ का, जो रास्ता है पाथ का, वो क्या रास्ता है, वो हम नोट कर सकते हैं। तवज्जो से गौर से सुन ले। एट द राइट मोमेंट पार्टिकल्स आर अलाउड टू इंटर इनटू द चैम्बर। जैसे ही सैचुरेटेड स्टेट थे, हमने क्या किया, इंटर करा दिया। एंड अ पावरफुल एंड इंटेंस बीम ऑफ लाइट एल्यूमिनेट द ट्रैक ऑफ द पार्टिकल एंड फोटोग्राफ्स आर टेकन बाय सेंसिटिव कैमरा। आयोनाइजेशन का अमल होगा, आयंस क्रिएट होंगे, आयंस पर ड्रॉपलेट बनेंगे, ड्रॉपलेट लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, पाथ विजिबल होगा, कैमरे के जरिए उसका फोटोग्राफ ले लेंगे। इफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द पार्टिकल, देन देयर पाथ इज अल्टर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसका रास्ता बदल जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था अल्फा बीटा गैमा रेज में कि जनाब ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में अपना रास्ता तब्दील कर लेते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। बाय स्टडी द पाथ लेंथ, कितनी दूर तक ट्रैक बना है, जो लाइन बनी है, जो लाइन विजिबल है, उसकी लेंथ कितनी है, कंटिन्यूटी कितनी है, ब्रेक बन रहा है, मोटी लाइन बन रही है, थिकनेस कितनी है, इन चीजों को देखकर मैग्नेटिक फील्ड में कहां जा रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को नोट करके पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा पार्टिकल विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर दाखिल हुआ है, इसको नोट डाउन किया जा सकता है बाय द स्टडी ऑफ द पाथ लेंथ। जो पाथ बनेगा उसकी लेंथ कितनी है, अभी नीचे एक डायग्राम और आएगी, उसको देखते हैं। एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द चैम्बर, द पाथ इज डिफ्लेक्टेड बाय द स्टडी ऑफ द डिफ्लेक्शन, थिकनेस, डिसकंटिन्यूटी। ये जरा हम क्या कर सकते हैं, पाथ को रिप्लेस कर सकते हैं। जरा गौर से देखना बेटा, जो डायग्राम हमने आपको बनाई है, इस तवज्जो से गौर से देखिएगा। ये 3 डिफरेंट पाथ आपको नजर आ रहे हैं, 3 डिफरेंट फोटोग्राफ है जो आपको नजर आ रहे हैं। अगर हम पहले वाले पाथ को देखते हैं तो इस पे बहुत मोटी थिक लाइन है। जनाब शाहनूर साहब बोले, फिर देखे, तवज्जो देके देख ले, फिर सुन ले मेरे बेटा, तवज्जो देके, कि अगर हमने क्या करते हैं मेरे बेटा, जब इन पाथ्स को देखा जाता है, क्या करते हैं जब बेटा हम पाथ को डिसाइड करते हैं, पाथ को देखते हैं, तो क्या देखते हैं, अल्फा रेस के लिए थिक मोटे पाथ जो लाइन बनती है बहुत थिक होती है, मोटी होती है। लाइन थिक होती है, बहुत ही मोटी लाइन हमारे पास बनती है, क्योंकि अल्फा रेस की आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। जो बीटा रेज होते हैं इनकी जो आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है कम होती है, लिहाजा थिन, बारीक थिन बनती है, लाइन मगर सीधी है, एक कंटिन्यूटी के अंदर है। जो गैमा रेज होते हैं इनका बिल्कुल स्कैटर्ड लाइन होती है, बिल्कुल स्कैटर्ड होती है, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी रिलेटिवली इन दोनों के मुकाबले में कम होती है। तो हम लाइन देख के फैसला कर लेते हैं अल्फा बीटा या गैमा रेज हमारे पास है। ठीक है भाई, क्लियर है? यहां तक आपको पास से अंदाजा हो गया। हमने जो लफ्ज यहां डिस्कस किए थे, अब तवज्जो से देख लेना कि जो मैं अलग अलग चीजों को समझा देता हूं। मैंने कहा कंटिन्यूटी एंड थिकनेस देखकर, थिकनेस क्या हुआ मेरे बेटा, ये थिकनेस है कि लाइन मोटी है, पतली है, इस चीज को मेरे बेटा थिकनेस कहा जाता है। डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, ये लाइन कंटिन्यू, बिल्कुल मुकम्मल लाइन है, बीच में कोई गैप नहीं है। और डिसकंटिन्यूटी को देखकर या कंटिन्यूटी को देखकर हम फैसला कर लेते हैं कौन सी रेडिएशन है। अब यहाँ पर एक जनाब, चूंकि हमारे अच्छे अच्छे बच्चे आप लोग हैं, जाने तो देंगे नहीं, कहीं से पकड़ लेंगे फौरन, अच्छी बात है, गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पर सवाल खड़ा किया जनाब कि ये ई बाई एम रेशो क्या होता है, क्या होता है मेरे बेटा, ई बाई एम रेशो क्या होता है। अवॉइड करना चाह रहा था, चलो खैर सब अवॉइड नहीं करते। ये बेसिकली एक टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ना था, पढ़ना है नहीं, पढ़ना था, इसलिए चैप्टर 14 में जो रेडियस कोर्स था, उस रेडियस कोर्स के नाम पे इसको निकाल दिया गया है। देखो बेटा, किसी भी पार्टिकल को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो पहल किसी भी पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके मास से पार्टिकल को आइडेंटिफाई करते थे। किससे करते थे, मास से पार्टिकल को आइडेंटिफाई करते थे। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो और आपने अगर पीरियोडिक लॉ पढ़ा हो तो वहां पहला जो लॉ था कि एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बाद में पता चला कि जनाब एटॉमिक मास से नहीं करते, एटॉमिक नंबर से करते हैं। एटॉमिक मास से नहीं करते, किससे करते हैं, एटॉमिक नंबर से करते हैं। मेंडली साहब ने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया था, टॉम मेंडली साहब ने एटॉमिक नंबर के जो लॉ पेश किया था, मोजले ने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया था, और जनाब जो है वो
मेंडली साहब ने कहा था कि एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मगर जब मेरे बेटा आइसोटोप दरियाफ्त हुए ना, तो आइसोटोप के तो एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। दो आइसोटोप अलग अलग पार्टिकल शुमार होते हैं, मगर उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। ई चार्ज नंबर है, एम मास नंबर है। हो सकता है दो पार्टिकल के चार्ज नंबर सेम हो सकता है दो पार्टिकल के मास नंबर सेम हो, मगर दो पार्टिकल के चार्ज टू मास रेशो सेम हो, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। ऐसा होना मुमकिन नहीं है। इस ई बाई एम रेशो को, जिसको चार्ज टू मास रेशो कहते हैं, ये हर पार्टिकल का यूनिक होता है। ये हर पार्टिकल का यूनिक होता है, कभी भी दो पार्टिकल का एक जैसा नहीं हो सकता। जब कैसे मालूम करते हैं, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा तरीका होता है जिससे मालूम करते हैं। जब किसी इस और इसकी मदद से मालूम भी कर सकते हैं। जब किसी पार्टिकल का ई बाई एम रेशियो मालूम किया जाता है, उससे हम पार्टिकल को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा पार्टिकल है, ये कौन सा पार्टिकल है। तो जब हम इसका ई बाई एम रेशियो निकाल लें पार्टिकल का, तो हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। कभी और मौका मिलेगा चैप्टर 14 के अंदर तो डिटेल से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक है। यहाँ मेरे बेटा किसी के पास अगर कोई सवाल है